नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हरियाणा विधानसभा में साल 2013-14 का बजट पेश किया गया। इस टैक्स फ्री बजट को जहां सत्ता पक्ष ने नंबर 1 बताया तो विपक्ष ने इसे चुनावी बजट करार दिया। हरियाणा के वित्त मंत्री हरमोहिंदर सिंह चट्ठा ने विधानसभा में साल 2014-15 का बजट पेश किया। बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि हरियाणा की अर्थव्यवस्था इस साल 6.9% की दर से बढ़ेगी। उन्होंने बताया कि हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय देश के बड़े राज्यों में सबसे ज्यादा है। केवल 2 छोटे राज्य गोवा और सिक्किम में प्रति व्यक्ति आय हरियाणा से ज्यादा है। ਇਹ ਬਜਟ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਬਜਟ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਣੀ ਜਦੋਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਉਦੋਂ ਖਰਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਕਮਾਇਆ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁੱਬੇ ਲਵਾ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। सत्ता पक्ष ने बजट को देश के सभी राज्यों से नंबर 1 बताया। जब हमने इसका आंकलन बाकी प्रांतों के जहां बजट पेश हुए हैं या होंगे पूरे देश में किया तो इनमें भी हरियाणा पहले पायदान पर है। उधर विपक्ष ने बजट को पूरी तरह से चुनावी बजट बताया। इतने कॉलेज खोलने की बात की गई है, जो मेडिकल कॉलेज खोलने की बात की गई है, जो यूनिवर्सिटियां खोलने की बात की गई है, उन यूनिवर्सिटियों के लिए कहीं पर भी अतिरिक्त धन का प्रावधान इस बजट में नहीं किया गया। इससे लगता है कि ये खाली चुनावी बजट है, खाली घोषणाएं हैं, जनता के साथ धोखा है, जनता के साथ विश्वासघात है। फिलहाल इस बजट से जनता को कितनी राहत मिलेगी और कांग्रेस को कितना फायदा होगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। कैसा है हरियाणा का बजट, इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार संजीव पांडे, हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अतिरिक्त मीडिया सलाहकार केवल ढींगरा हमारे साथ हैं, बीजेपी नेता विशाल सेठ और इनेलो नेता सीमा चौधरी जी भी हमारे साथ हैं। साथ ही हमारे साथ फोन लाइन पर सीपीएम नेता इंद्रजीत सिंह रोहतक से जुड़ेंगे और साथ ही कोशिश करेंगे हम अनिल विज बीजेपी विधायक और अशोक अरोड़ा इनेलो प्रदेश अध्यक्ष से फोन लाइन पर जुड़ने की। संजीव, किस तरह से देखते हैं बजट को? देखिए, बजट तो चुनाव से पहले की बजट है और इसमें जो एक अहम बात ये है कि इन्होंने प्लान बजट में 35% का इजाफा किया है और अगर आप मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन के हिसाब से देखें तो ये इजाफा अच्छा इजाफा है। अब बशर्ते कि वो है कि पूरे साल में कैसे उसको आगे योजनागत खर्च को कार्य रूप में कैसे लाते हैं, ये एक देखने वाली बात होगी। और एक अहम घोषणा जो मुझे अच्छी लगी है, हालांकि वो घोषणा ही अगर रह गई तो फिर तो कोई बात नहीं है, जैसे पहले भी सरकार की स्थिति रही है। 2 मेडिकल कॉलेज और 3 यूनिवर्सिटी की जो बात करी है, ये गवर्नमेंट सेक्टर में सामान्य रूप से आसपास के राज्यों में नहीं हो रहा है। पंजाब में नहीं हुआ है। पंजाब में पिछले 10-15 सालों में कोई भी नई यूनिवर्सिटी का प्लान स्टेट गवर्नमेंट से नहीं किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी तो खुली है लेकिन स्टेट की तरफ से नहीं हुआ है। कोई मेडिकल कॉलेज का सरकार की तरफ से अपने लेवल पे कोई प्रयास अच्छा मेडिकल कॉलेज का नहीं हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि 2-3 कदम अच्छे हैं। भिवानी में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और महेंद्रगढ़ में मेडिकल कॉलेज। हाँ, नहीं, ये 2 भी मेडिकल कॉलेज और 3 जो यूनिवर्सिटीज़ की घोषणा है, अगर वो कार्य रूप में आता है तो वो मैं समझता हूँ कि एक इम्पॉर्टेंट बात होगी राज्य के लिए। लेकिन एक जो कुछ घोषणाएं ऐसे लग रही है जैसे लग रहा है कि सिर्फ चुनाव के दृष्टिकोण से की गई हैं। जैसे कि एक इन्होंने नया एक्सप्रेसवे बनाने की घोषणा करी है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक पुराना एक्सप्रेसवे इनका लंबित पड़ा हुआ है। कुंडली से लेकर मानेसर के बीच जो एक एक्सप्रेसवे, इतना लंबा एक्सप्रेसवे है, कई साल हो गए, आज तक नहीं बन पाए। फिर एक सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक्सप्रेसवे बनाने की घोषणा कर रहे हो, अब ये देखिए कि जो अम्बाला से जो दिल्ली जा रही है NH, उसकी हालत बहुत ख़राब है। 6 लेन आज तक नहीं हो पाया है। चलिए, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए ये बड़ा एक शक के दायरे में सारी घोषणाएं लाते हैं कि वो कितना कार्य रूप में उसको ले आते हैं। घोषणा करना एक अलग बात है, फिर उसको जब आप कार्य रूप में लाते हैं तो उसको कितने तरीके से आप लागू कर पाते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट पहलू है। तो अब ऐसे है कि हाइक तो बहुत ज़्यादा है, 35% का हाइक तो बहुत ज़्यादा है। अगर मुद्रास्फीति 10% होता है, धन का भी प्रावधान जो किया गया है वो भी काफी खासा है। मतलब 35% का इजाफा है कि 10% मुद्रास्फीति होती है। अगर आप 10% का इजाफा करते तो कोई इजाफा नहीं माना जाता, क्योंकि पिछले साल के पैसे के वैल्यू उतने पे आ जाती है। तो 35% का इजाफा तो है कि 25% आपने एक्स्ट्रा पैसा एक तरह से इन्फ्लेशन के हिसाब से दे दिया है। अब एक इन्होंने जो मुफ्त दवाओं की बात करी है,
तो मुफ्त दवाएं अगर दी भी जा रही है तो एक कार्य रूप में अगर बहुत अच्छा है तो मुफ्त दवाएं और मुफ्त सर्जरी भी। सर्जरी ये राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार ने पहले की थी। ठीक। और वो 1 साल लास्ट में जो या 2 साल था उनका कार्यकाल का, तो उसमें उन्होंने किया था, लेकिन उसका कोई बहुत ज़्यादा चुनाव में उनको लाभ नहीं मिला। अब वो हो सकता है कि निचले स्तर पे उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए अच्छी तरीके से। तो ये है कि मुफ्त दवाई की घोषणा जो हुई है उसका इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे क्या स्थिति है। बड़ा सवाल यही है कि ठीक है आप ऐलान कर रहे हैं और बहुत अच्छे ऐलान कर रहे हैं, लेकिन इस पर अमली जामा पहनाया जा सकेगा या नहीं, ये सवाल है। हमारे साथ सीपीएम नेता इंद्रजीत सिंह रोहतक से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। इंद्रजीत जी, किस तरह से देखते हैं आज जो बजट पेश हुआ है हरियाणा विधानसभा में? मैं समझता हूँ जी ये एक निराशाजनक बजट है। कैसे 35% धन प्लान बजट में इजाफा हुआ है धन का? नहीं, धन का इजाफा की बात नहीं है। बेसिकली एक तो जो मुद्रास्फीति की बात कर रहे थे हमारे अभी साथी, उससे न्यूट्रलाइज हो जाता है। दूसरा ये है कि आगे जाके वो उतना ही फिर वित्तीय डेफिसिट की तरह से अगर बजट घाटे के रूप में वो भी आके जनता के ऊपर ही पड़ेगा अंततः। और तीसरी बात ये है कि जो भी वृद्धि इसके अंदर आप दर्ज करवा रहे हैं 35% की, देखने की बात ये होती है कि उस वृद्धि का लाभ अंततः कहाँ तक पहुंच पाता है और किन तबकों को उसका असल में लाभ मिलेगा। वो तो बात की बात है ना, ऊपर से पर अभी जो ऐलान किया गया है वो सही है या नहीं? नहीं, ऐलान की हम बात नहीं कर रहे हैं। हम तो ये कर रहे हैं कि जब ये वास्तव में इम्प्लीमेंटेशन की लागू करने की स्टेज के ऊपर जाएगा। जी बोलिए। मैं वही कह रहा हूँ कि वो तो कह रहे हैं इसको 35% या जो भी, लेकिन उससे वास्तव में राहत कितनी मिलेगी? आप देखिए कृषि की बहुत खराब हालत है, कृषि गहरे संकट से गुजर रहा है। उसके बाद हमारी जो बेरोजगारी की जो स्थिति है, उसके अलावा जो अभी कर्मचारी जिस तरीके से अपेक्षाएं कर रहे थे, सरकार ने उनके साथ बातचीत की है। कृषि क्षेत्र को भी काफी बजट दिया गया है, बजट में इसको भी काफी बड़ी अमाउंट दी गई है कृषि को। जी आप बोलिए, आप अपनी बात खत्म करिए। जी नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि कृषि के अंदर बहुत ज्यादा लागत लोगों की लगती है और आमदनी उतनी होती नहीं है। जब तक इसको सही नहीं किया जाएगा, ये जो प्रतिकूल रिश्ता बना हुआ है किसान का और कृषि के ऊपर जो नीतियां हैं उनका, तब तक इसमें राहत दिया जाना बहुत मुश्किल स्थिति हो जाएगी। और कर्जे के नीचे है बहुत ज्यादा किसान और खेत मजदूर। किसानों और खेत मजदूरों के लिए क्या कुछ है इस बजट में? अब हमारे साथ जुड़े रहिए। विशाल जी, किस तरह से देखते हैं चुनावी बजट आप करार दे रहे हैं? देखिए, ये चुनावी बजट सरासर चुनावी बजट है, इसके अंदर लेने देने को कुछ नहीं है। पहली बात आप ये देखिए कि उन्होंने 35% इंक्रीज दिखाया, तो ये इंक्रीज इन्होंने देखिए, इंक्रीज कागजों में जो मर्जी दिखाते रहे, ये हुड्डा जी को भी पता है और सबको पता है कि ये चुनावी वर्ष है। इस वर्ष में 2 चुनाव होने हैं। अभी एक आचार संहिता भी शुरू हो जानी है, फिर ये मई तक चुनाव चलेंगे जी, उसके बाद जून जुलाई बचेगा, फिर उसके बाद फिर आचार संहिता लग जानी है, फिर वो विधानसभा का हो जाएगा। कितना वक्त बचता है? जितना वक्त बचेगा उस वक्त के अंदर ये बजट को क्या हम थ्रू भी कर पाएंगे, मतलब इसको इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे कि नहीं, ये एक सोचने वाली बात है। दूसरी बात, इन्होंने ये माना है आज वित्त मंत्री जी ने कि हरियाणा की इकोनॉमी बहुत प्रेशर में है लोन्स के कारण। आप ये देखिए, जो इनके आय के स्रोत और खर्चे का स्रोत है, उसके अंदर इनका बहुत सारा पैसा जो आ रहा है ये लोन्स के थ्रू आ रहा है, और जो जा रहा है पैसा वो लगभग 22-23-24% लोन्स में जा रहा है। तो जो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ हरियाणा है वो लोन लेने, अर्थव्यवस्था तो तमाम राज्यों की ऐसी ही है। नहीं, तमाम राज्यों के साथ ये तो नहीं है कि तमाम दूसरे के घर में बुरा हाल है तो हमारे घर में बुरा हाल होना चाहिए। हम इस तो जब केंद्र की अर्थव्यवस्था इतनी बुरी तरह गड़बड़ाई हुई है तो क्या उसका असर राज्यों पर नहीं, मैं बताता हूँ ना जी, इसको इस दिशा में आगे आय के स्रोत बढ़ाने का कोई इनका मकसद भी दिखाई नहीं दे रहा है। पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 2 ऐसे मुद्दे हैं जिसके बेसिस के ऊपर कोई भी स्टेट की इकोनॉमी राइज करती है, बिजनेस बढ़ता है, इंडस्ट्री आती है, सब कुछ होता है। इन्होंने एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं, इन्होंने अगर आप देखें तो रोड्स एंड बिल्डिंग्स के अंदर इन्होंने बजट 3298 करोड़, लगभग 3300 करोड़ से कम कर 2942 करोड़ पे ले आए हैं। बजट में प्रोविजंस कम कर दिए हैं, घोषणाएं ज्यादा कर दी हैं। आप पावर के सेक्टर के अंदर जाइए, पावर के सेक्टर में 5729 करोड़ रुपए का इन्होंने पिछले साल का वो था, इन्होंने कहा था हम
100% इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस स्टेट बनाएंगे। इन्होंने उसको 5360 पावर सेक्टर के अंदर भी, जो दोनों कोर सेक्टर हैं जिनके माध्यम से हम इंडस्ट्री को ग्रोथ पे लेके जाएंगे, एक्सप्रेस वे बनेंगे, या जो इन्होंने कॉलेजों की घोषणाएं की हैं, ये सब इंप्लीमेंट, जब बिजनेस होगा तभी रेवेन्यू आएगा। ये सब ख्याली पुलाव वाला बजट मतलब लोगों को रिझाने के लिए, दिखाने के लिए बहुत अच्छा है। इनेलो किस तरह से देखती है इस बजट को, सीमा जी? मैं भी यही समझती हूँ कि एक प्रदेश तभी तरक्की करता है अगर किसान और जो गरीबी तबका, जैसे कि जो रेडी फड़ी वाले और इन लोगों को अगर हम स्ट्रॉन्ग करेंगे तो ही हमारा प्रदेश तरक्की करेगा। मुझे नहीं लगता इस बजट में कोई भी प्रावधान इन लोगों के लिए रखा गया है। अब मैं पिछले साल की अगर बात करूं, इन 2 सालों की, अगर गरीबों को आवास योजना के तहत मकान भी दिए गए हैं तो उसके 1800 रुपये महीना किस्त उन्होंने चार्ज किया है। आप देखिए 18 मकान दे दिए, तो एक प्राइवेट कंपनी भी सेम रेट पे मकान बना रही है और वो भी 1800 महीना किस्त दे रही है। तो सरकार ने कैसे उनको मतलब उनको मदद कैसे दी है, आप ये खुद ही देखिए। केवल जी, तमाम सवाल आप ही के लिए देखिए, बात ये है, अब विपक्ष की बात है जो उनका कहना है, लेकिन आप ये समझें जब हम सत्ता में आए 2005 में तो अपने प्रदेश का कुल बजट 1400 करोड़ था, और 2009 में और 2013-14 में ये बजट बढ़ के 29,000 करोड़ हो गया। हमने अगर स्कीम लगाई, इंफ्रास्ट्रक्चर का सुधार किया, बिजली के ऊपर सुधार किया, जब हम सत्ता में आए तो 1500 मेगावाट बिजली हरियाणा में बनती थी। आज की डेट में 10,000 मेगावाट जो है बिजली का हमने प्रावधान कर दिया है, लेकिन 5 से लेके 6,000 करीबन मेगावाट बिजली अभी बन रही है हरियाणा में। फिर भी हरियाणा में लोगों को बिजली मिल नहीं रही है 24 घंटे, जिसका वादा किया था सरकार। नहीं, देखिए ऐसा है, अगर हमारे पास चीज होगी नहीं तो मिलेगी कैसे? जब हम सत्ता में आए थे तो सिर्फ कुल करीबन 1500 मेगावाट बिजली बनती थी, तो आज की जो स्थिति है उसमें 5 से 6,000 मेगावाट बिजली बन रही है। और आने वाले टाइम में हमने और जो यूनिट लगाए हैं उस यूनिट से ये बढ़कर जो है इस बजट में भी 10,000 मेगावाट का प्रावधान है। तो हरियाणा को जो कुल लागत बिजली की रिक्वायरमेंट है अभी भी, वो भी करीबन 4-5 हज़ार के आसपास ही है। इसमें से कुछ बिजली जो है जैसे सेंटर को जाती है या उसका कुछ हिस्सा उस तरह से जाता है, लेकिन जब ये पूरे यूनिट सारे चालू हो जाएंगे। से भी आप लोग खरीद रहे हैं बिजली? नहीं, वो बाहर से इसलिए है कि जैसे कोई यूनिट में कुछ खराबी से या कोई बंद भी पड़ी रहती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली क्या था, जो हमारा कोल है वो वाली बिजली जो है वो महंगी पड़ती है। जो हमें बाहर से, जैसे हमने जो वो लिया उसमें कुछ बिजली का जो है रेट हमें उससे कम मिला, लेकिन आज बिजली की खपत जो है सर्दी की होने की वजह से कम है। लेकिन जब गर्मी हो जाती है तो कहीं से बिजली बाहर से भी नहीं मिलती। एनटीपीसी बिजली, उसको आपने देखा होगा कि जब गर्मी का लोड बढ़ जाता है तो एनटीपीसी से बिजली का वो भी भार भी बढ़ जाता है। तो हमारे अपने यूनिट होंगे तो हरियाणा को बिजली मिल पाएगी। उसमें हमारे अगर 10,000 मेगावाट की बिजली अगर चलेगी तो उसमें पर्याप्त बिजली 24 आवर हरियाणा को मिलेगी। 4 परियोजनाएं आपकी हैं, फिर भी हरियाणा में 24 घंटे बिजली नहीं मिल रही है। नहीं, विशाल जी, मैं आपके पास बाद में आऊंगी। इस वक्त अशोक अरोड़ा, इनेलो प्रदेश अध्यक्ष, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अशोक जी, किस तरह से देखते हैं आज जो बजट पेश हुआ विधानसभा में? देखो, औपचारिकता थी बजट की, क्योंकि बजट तो मुख्यमंत्री ने पहले ही घोषणा कर दी थी, परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, उससे पहले हाउस के अंदर गवर्नर एड्रेस पे। आज तो इन्होंने औपचारिकताएं पूरी की है बजट की। और हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में जब असेंबली इन सेशन और इस प्रकार से बाहर घोषणा हो तो ये तो डेमोक्रेसी के भी खिलाफ है। लेकिन जनता के हित में है ये बजट, ये या नहीं? सबसे पहले तो बात जनता के मुद्दों की होती है ना। ये तो चुनावी बजट है, चुनाव को देखते हुए इस प्रकार से कही गई है बातें। जहाँ तक जनता की हित की बात है, इन्होंने ये कहते जो है हमने प्लान बढ़ा दिया, हमने इतनी बढ़ोतरी हुई। इनके राज के अंदर आर्थिक सर्वे के अनुसार ना कोई इंडस्ट्री नहीं आई, ना कोई निवेश नहीं आया। और किस प्रकार से इन्होंने कहा कि हमारा बजट बढ़ा है, तो लोगों के ऊपर महंगाई की मार मार कर, टैक्सों को बढ़ाकर पैसा इकट्ठा करके आज चुनाव को देख के वाहवाही लूटते हैं। वो तो कह रहे हैं कि प्रति व्यक्ति आय देश के बड़े राज्यों में सबसे ज्यादा है हरियाणा में। मैडम, जिस प्रदेश के अंदर 49.5% लोग
खाद्य सुरक्षा बिल में आते हो, यानी कि 5 किलो अनाज लेकर अपने बच्चों का पेट पालते हो। ये तो एक मजाक करते हैं। इन्होंने बड़े आदमियों की, DLF की, रिलायंस की, जिंदल जैसे लोगों की पूंजी बढ़ा दी, गरीब को महंगाई मारकर और गरीब कर दिया और एवरेज निकालकर उसके साथ मजाक उड़ाते हैं। अरोड़ा साहब, आप चुनावी बजट बता रहे हैं इसे, तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस को इस चुनाव में इस बजट से फायदा हो सकता है? नहीं, अब तो जनता समझ चुकी है कांग्रेस की ये बात है कि 4-5 साल जिस प्रकार से इन्होंने लूटा, आज ये घोषणा की बात करते हैं, केवल घोषणाएं रहेगी, इससे कुछ होने वाला नहीं। जी, शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। विशाल जी, आप? मैं एक बात रखना चाह रहा था। अभी पीछे मेरे मित्र, कांग्रेस के मित्र केवल जी ने आपके सामने बात रखी कि 10,000 मेगावाट बिजली के उत्पादन की स्कीम बनाई है कांग्रेस ने। मैं भाई साहब से एक बात बताना चाहूँगा, अगर इन नहीं मालूम कि प्रति मेगावाट 8 करोड़ रुपया खर्चा आता है। अगर 10,000 मेगावाट बिजली उत्पादन की अगर इनकी स्कीम है अगले वर्ष में, तो उसके लिए 80,000 करोड़ रुपया तो केवल मात्र खर्चा एक इसी जनरेशन के लिए चाहिए। पावर के अंदर अकेली जनरेशन नहीं आती, पावर के अंदर जनरेशन भी आती है, डिस्ट्रीब्यूशन भी आती है, ट्रांसमिशन भी आती है। अभी तो अगर ये बजट के अंदर जो प्रावधान है वो तो सारा ही 5360 करोड़ का है। क्या बातें कर रहे हैं? 10,000 करोड़ कहां से लाएंगे ये? मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 6,000 मेगावाट ऑलरेडी जो बिजली है वो बन रही है। 4,000 और जो है मेगावाट बनने का प्रावधान है, जिसमें 2900 मेगावाट जो है फतेहाबाद में अभी यंत्र जिसकी अभी उसके नींव पत्थर जो है मनमोहन सिंह जी ने रखा, और वो जो उसके ऊपर न्यूक्लियर प्लांट का उद्घाटन हुआ। जो विशाल जी कह रहे हैं कि पहले तो खर्च करना पड़ेगा, उसके बाद ऑलरेडी हम 6,000 मेगावाट बिजली जो है अलग अलग यूनिटों के थ्रू बना रहे हैं। हम सिर्फ बिजली के क्षेत्र में चर्चा करें, तमाम और क्षेत्र हैं। हाँ, यही कहना चाह रहा था इनको, सेठ साहब को ये बताना चाह रहा था, मेरे जो साथी बैठे हैं इनको ये बताना चाह रहा हूँ कि ऑलरेडी हमारे यूनिट जो है 5 से 6,000 के बीच में चल रहे हैं, और बाकी की जो है यूनिट वो हम। एक सवाल ये भी है ना कि इतना धन आएगा कहाँ से? अनिल विज साहब भी सवाल उठा रहे हैं कि आपने ये तो बताया नहीं कि आपने बजट तो रख दिया, मैंने आपको यही बताया था, लेकिन पैसा कहां से आएगा? देखिए, ऐसा है, हमारे पास जब हम सत्ता में आए 2005 में तो 1400 करोड़ कुल बजट था जो हरियाणा का था। उसके बाद जो हम 2013-14 में ये बजट बढ़ के 29,000 करोड़ हो गया। ये देखिए कितने गुना हो गया, 1400 करोड़ और 29,000 करोड़। और अब जो हमने बजट का प्रावधान किया है ये करीबन 59,000 करोड़ है, जो जिसके तहत पे हमने अगले जो ये सारी बनाने का जो मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, या जो हम वो चीज यूनिवर्सिटी बनाई जाएंगी, या तो कह रहे हैं कि ठीक है आपकी घोषणाएं अच्छी है, लेकिन ये क्या पूरी हो पाएंगी? इंद्रजीत जी हमारे साथ रोहतक से जुड़े हुए हैं। इंद्रजीत जी, आपको क्या लगता है कि क्या जो ऐलान किए गए हैं सरकार उसे पूरा करने में कामयाब हो पाएगी? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी जो सरकार आती है, हर एक बजट में इस प्रकार के ऐलान होते रहते हैं, और चुनाव से पहले तो खास तौर पर होते हैं। बिजली का ताल्लुक है, चाहे वो ये आप जो जिसको जो औसत जो आय बता रहे प्रति व्यक्ति या GDP की जो 2% ग्रोथ बताई गई है, मैं ये कहना चाहता हूँ ये डिसेप्टिव आंकड़े होते हैं, और वास्तव में ये कोई आम आदमी की जीवन स्तर का सूचकांक नहीं होता। अब औसत आय में आप देखिए, एक मतलब रिलायंस के जो मालिक है उनकी औसत आय क्या होगी, एक जो 20 रुपए कमाता है उसकी औसत आय क्या होगी, तो उस तरीके से ये निकलता है। आज आप देखिए, चाहे बिजली का भी आप की यहाँ बात, तो आप बिल्कुल धरातल पे जाके देखिए ना, 2-2 घंटे दिन में बिजली आती है, और अगर आप उनके रेट देखने लगेंगे तो उसका कोई हिसाब ही नहीं। और ये जो टैक्स फ्री की बात कर रहे थे, मतलब रोज टोल टैक्स कितना देते हैं लोग, बिल्कुल उनका जी जल उठता है जब मतलब चंडीगढ़ से रोहतक तक आते हैं 500 रुपए जेब से निकालने पड़ते हैं, और रोहतक से गोहाना तक 6 रुपए प्रति व्यक्ति जो है बस में उसका भाड़ा बढ़ चुका है टोल टैक्स की वजह से। बहुत ज्यादा आक्रोश है, ये रोज ही टैक्स लग रहा है यहाँ तो। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ कि ये जो सरकार की 15-16% के करीब जो है वो रेवेन्यू राजस्व जो प्राप्त करते हैं वो शराब बेच के करते हैं, तो इस प्रकार का सरकारी प्रोत्साहन शराब बेच के आप अगर आमदनी बढ़ाएंगे, पहले ही हमारे प्रदेश में नशाखोरी की बहुत खराब स्थिति है, तो इससे वापस हटने की जरूरत है। हमें थोड़ा प्रोडक्टिव एसेट्स बनाने की जरूरत है, उत्पादक
परिसंपत्तियां खड़ी करनी चाहिए जिससे रोजगार पैदा हो। वास्तव में उस प्रकार का कोई कदम इसमें नजर आ नहीं रहा। पिछले दिनों SEZ के सब्ज बाग दिखाए गए। मैं समझता हूं कि ऐसे ही सब्ज बाग ये है, आज कहीं कोई SEZ नहीं। वो सारी की सारी जमीनों की परिस्थिति किस प्रकार की, मैं आपको ना एक उदाहरण देता हूँ, बहुत रोचक उदाहरण, दूसरे साथी भी जरूर उस पर गौर करेंगे। आज की घटना है, एक विद्यार्थी जो है वो रक्तदान करने के लिए उन्होंने शिविर लगाया रोहतक के एक कॉलेज में, और उसमें 85 लड़कों ने रक्तदान किया और 20 लड़कियां जो रक्तदान करने आई सबको वापस भेज दिया, उनमें खून की कमी थी। ये है पौष्टिकता की स्थिति। वास्तव में जो 20 की 20 लड़कियों को वापस लौटा दिया कि आपके अंदर खून है नहीं। ये रिपोर्ट तो पहले भी आ चुकी है जी। नहीं, मैं तो आज की घटना बता जी जी बिल्कुल ठीक है। 20 लड़कियों को वापस, तो क्या ये एक अपने आप में स्थिति को नहीं दर्शाता है कि किस प्रकार से आम आदमी की स्थिति प्रदेश के अंदर बनी हुई है। तो ये इस तरीके से जो मैं समझता हूँ कि असंगठित क्षेत्र के लाखों ऐसे श्रमिक हैं, मैं बता रहा हूँ, जिनको बहुत ज्यादा उस तरीके से एक वित्तीय सपोर्ट की जरूरत है, जिसका मुझे कोई प्रावधान इसमें नजर नहीं आ रहा। उस तरीके से अगर देखा जाए तो शिक्षा स्वास्थ्य की भी बहुत महंगी होने की वजह से ये जो मुफ्त इलाज की बातें कर रहे हैं, वास्तव में वहां पहुंचते पहुंचते आप पता लगा लो कितने लोगों को मुफ्त इलाज अगर मिल रहा होता ना, तो ये इतने निजी अस्पताल नहीं खड़े हो जाते। और जो स्टेट सपोर्ट के जो राज्य के समर्थन से हमारा जो शिक्षा का ढांचा है वो भी चरमराता जा रहा है, उसके अंदर भी बहुत कम सपोर्ट बजटों से मिल रही है, इसलिए उसकी भी स्थिति बहुत, मुझे तो ये नहीं लगता कि जितना संकट से लोग ग्रस्त है उसमें कुछ राहत महसूस कर जाएंगे। घोषणाएं अच्छी है, सब बजट भी अच्छा है, लेकिन जमीनी स्तर पर इन योजनाओं को किस तरह से लागू किया जा रहा है, इस पर सोचने वाली बात है। स्तर के ऊपर इस प्रकार की कोई चीज पहुंच नहीं पा रही है। ठीक, शुक्रिया इंद्रजीत जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। केवल जी आप जवाब देना चाहेंगे? वो कह रहे हैं ठीक है आप योजनाएं तो शुरू करें, लेकिन उनकी ज़मीनी हकीकत क्या है? बच्चियों में खून की कमी है, लाडली पेंशन योजना आप शुरू कर रहे हैं, ठीक है, वृद्धों विधवाओं और की पेंशन बढ़ाकर आपने 1000 रुपये कर दी, और भी तमाम ऐलान किए गए हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर जो हकीकत है उसे कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है? देखिए, जो हमने ऐलान किए हैं, जो हमने कार्रवाई की है, हमने एक एक पैसा, एक एक अमाउंट अगले के खाते में गई है। अगर हमने 1000 रुपये पेंशन की तो 1000 रुपये उनके खाते में जा रही है। 750 रुपये पेंशन हमने की तो 750 रुपये उनको मिल रही थी। आप ये देखें कि पहले क्या मिल रहा था उनको, 2005 से पहले उनको क्या मिल रहा था और अब उनको क्या मिल रहा है। महंगाई भी बढ़ी, लेकिन आप ये देखें कि जो ऐलान हुए वो इम्प्लीमेंट हुए या नहीं हुए, वो सारे ऐलान इम्प्लीमेंट हुए। और हमने जो आज भी बजट के जो प्रावधान किया है वो भी हम ये आप जो हमारे 9 साल की सरकार हुई इसमें जब पहले वाले हमने सारे ऐलान पूरे किए तो अगले वाले जो ऐलान होंगे वो भी पूरे होंगे, क्योंकि अगर हम पहले ऐलान पूरे नहीं कर सकते थे तो फिर आगे भी नहीं कर पाएंगे। तो हमने प्रीवियसली जितने ऐलान किए आगे लोकसभा चुनाव है, उसके बाद विधानसभा चुनाव भी होने हैं। हाँ बिल्कुल होने हैं, और हम बिल्कुल लोगों के प्रति खड़े हैं इस बात पे, जो हमने ऐलान किए हैं और जो हमने वादे किए हैं वो पूरे करेंगे। संजीव, एक बड़ा सवाल जो उठ रहा है कि ठीक है आप ऐलान कर देते हो, बहुत अच्छी योजनाएं भी हैं, लेकिन आय के साधन कहाँ से जुटाए जाएंगे, इसके बारे में बताया नहीं गया है। देखिए, आय के साधन जैसे बाकी राज्यों की स्थिति है, हरियाणा उनसे थोड़े बेहतर स्थिति में है, क्योंकि एनसीआर के जो 3-4 जो शहर हैं वहाँ से हरियाणा का मैक्सिमम रेवेन्यू आता है। गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत, रोहतक के जो 7 बहादुरगढ़ का लगता एरिया है। तो ये जो प्रति व्यक्ति आय दिखाई देती है वो नहीं, प्रति व्यक्ति आय तो अब देखिए, प्रति व्यक्ति आय को लेकर तो डिबेट हो जाएगा ना कि प्रति व्यक्ति आय में आम आदमी के पास वो डिस्ट्रीब्यूशन पैसा का 1,37,000 रुपया जो दिखा रहे हैं प्रति व्यक्ति का जो वो दिखा रहे हैं वो 1,37,000 रुपया का वाकई में हर व्यक्ति का नहीं हो सकता। वो तो पूरे आप अब 10 कॉर्पोरेट हाउसेस का इनकम को अगर आम आदमी पे आप बांट दें तो उसको हम नहीं मानेंगे कि प्रति व्यक्ति आय है वो 1,37,000 रुपया। तो बताया है कि 1,20,000 से 1,37,000 हो गया है, तो मैं नहीं मानता कि वो हर आम आदमी का इनकम होगा, और फिर हो भी नहीं सकता। ये जो अभी अशोक करोला जी एक बहुत अहम बात बोली थी कि 29% लोग अगर आपके गरीबी रेखा से नीचे हैं तो फिर किस तरह से आप कह उसको आप कैसे कर सकते हैं। तो ये देखिए, पंजाब के मुकाबले हरियाणा के जो ज्योग्राफिकल जो वो है, अगर बाकी राज्यों के मुकाबले देखिए तो हरियाणा के पास पोर्ट नहीं है, हरियाणा के पास
खनिज संसाधन नहीं है, ये बात सच्ची है, लेकिन ये आप मान सकते हैं कि जो पंजाब के मुकाबले इनके जो ज्योग्राफिकल पोजीशन है स्ट्रांग है, क्योंकि दिल्ली के नज़दीक हाँ, है, एक NCR एनएच पे पड़ता है, 5 बड़े शहर इनके आते हैं, तो इनका सर्विस सेक्टर भी बढ़िया है। तो रेवेन्यू में बाकी राज्यों पे जो इफेक्ट है वो हरियाणा पे उतना नहीं है। इफेक्ट है, स्लो डाउन का इफेक्ट है, 2008 के बाद हरियाणा पे भी स्लो डाउन का इफेक्ट है, लेकिन बाकी राज्यों के मुकाबले उतना नहीं है। तो बाकी लेकिन इतना कहाँ से इंतजाम कर लेंगे, ये शक का दायरे में आ सकता है। जैसे शक के दायरे में मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, बिजली पे बहुत बहस हो रही है कि बिजली में इन्होंने कहा है कि क्षमता जो है हमारी हो गई है 10,277 मेगावाट। उत्पादन क्षमता और एक्चुअल प्रोडक्शन दोनों में फ़र्क है। क्षमता जैसे आपके पास है कि आप 50,000 मेगावाट कर सकते हैं, हाँ, हो कितनी लेकिन रही है? उसका यूटिलाइजेशन कितना है ये बात आती है। सेकंड कि अगर आपके पास 10,000 मेगावाट बिजली है, तो जो पब्लिक को जो सप्लाई वाली जो बिजली इन्होंने दिखाई है कि हमने 867 लाख यूनिट बिजली आपूर्ति 2009-10 में की थी, अब जो है 1205 लाख यूनिट कर रहे हैं। तो अगर आपका जब उत्पादन दुगना हो रहा है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 30% का इजाफा पब्लिक को बिजली में मिल रही है। हाँ। यानी कि पब्लिक को उस हिसाब से अगर आप एक्चुअल प्रोडक्शन की बात करते हो कि हमारे पास इतना है, तो फिर ये बिजली बीच में कहाँ जा रही है? आम आदमी को फिर ये बिजली मिल क्यों नहीं रही है? एक सवाल ये भी है। अगर ऐसे देखा जाए तो ये तो बड़ा अच्छा है। पाकिस्तान के जो पूरे पाकिस्तान के जो बिजली प्रोडक्शन है इस समय 10,000 मेगावाट है, तो हरियाणा पाकिस्तान से भी आगे है बिजली उत्पादन को लेकर। लेकिन लोगों को कितनी पहुंच रही है? हाँ, लोगों तक कितनी पहुंच रही है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और बिजली, जो कि बिजली पे इसलिए बहस होनी चाहिए कि बिजली ही ओवरऑल स्टेट के डेवलपमेंट पे है। इंडस्ट्री हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे सर्विस सेक्टर हो, सबको एनर्जी पे डिपेंडेंट है। बेसिकली खेल ही एनर्जी का है। और उसमें अगर अब जैसे एक बड़ी दिलचस्प बात है कि बाहर के राज्यों से ढींगरा साहब ने कहा कि जैसे बिजली खरीद रहे हैं, जैसे अदानी पावर से भी हरियाणा बिजली खरीद रही है, लेकिन उसमें एक बड़ा दिलचस्प कंडीशन है कि जिस दिन आप बिजली नहीं खरीदेंगे उस दिन भी आपको भुगतान पैसे का करना है, चाहे आप 1 यूनिट भी ना खरीदो, लेकिन आपको 2.5 या 3 करोड़ रुपए आपको अदानी को देना है। ये मजबूरी पड़ जाती है। तो ये सब तमाम चीज़ें हैं। और हो सकता है कि बगल का हिमाचल जो है आपको सस्ती बिजली देने को तैयार हो और आप बिजली नहीं खरीदते, लेकिन ये आप एक सवाल उठता करार है। कर चुके हैं। हाँ। ये एक सवाल उठता है सरकारों पे, कई सरकारों पे, हरियाणा पे नहीं, पंजाब पे भी सवाल उठ रहा है। ये हरियाणा जो है, हिमाचल के पास बिजली सरप्लस जब रहता है और बिजली इनको सस्ती देने को तैयार होते हैं, तो वो कहते नहीं हम आपसे नहीं लेंगे, हम प्राइवेट सेक्टर से निजी लेंगे। कंपनियों से क्यों बिजली खरीदी जाती है? ये भी सब जो ये कंपनियां हैं इनकी और जो हम यूनिट्स पे बिजली बना रहे हैं उनकी कंपनियों की अमाउंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस वो होता तो है। आपकी बात हो गई, लेकिन जो बात संजीव कह रहे हैं कि अगर पड़ोसी राज्य देने को तैयार हैं तो वहां से क्यों नहीं ली जाती बजाय निजी कंपनियों से लेने का? आप ये देखें, अगर पानी से बिजली बनती है तो उसकी जो लागत है वो सस्ती होती है। अगर आप कोयले की बिजली हो उसकी लागत उससे महंगी हो गई। अगर हम जैसे अब परमाणु यूनिट लगा रहे हैं 2900 मेगावाट का, तो उसकी जो है लागत उससे सस्ती होगी। तो ये जो चीज है, ये चीज भी देखते हुए कि हरियाणा में कौन सी, किसके ऊपर हम कितनी बिजली लें और किस हिसाब से हमें किफायती मिले, जिससे लोगों के ऊपर ज्यादा बोझ नहीं पड़े। लेकिन हम आप ये देखें कि 1500 मेगावाट से उठ के हम 10,000 मेगावाट पे बनाने की एक सोच बनाई मुख्यमंत्री ने, और ये एक छोटी बात नहीं है। अगर आप 1200 मेगावाट का यूनिट लगाना हो तो उसके ऊपर कितने करोड़ रुपए खर्च आता है। तो हम 1500 मेगावाट से 6000 मेगावाट तक के करीबन पहुंच चुके हैं, और 6000 से लेकिन 4000 मेगावाट का जो है वो हम अभी करने जा रहे हैं। जो खर्च के लिए तो आपको पैसा चाहिए ना, पहले 6000 तक हम जा चुके हैं। 6000 तक हम पिछले जो 1400 करोड़ का बजट था, 29,000 करोड़ तक हम पहुंच चुके हैं, जिसमें बिजली का जो प्रावधान था उसमें हम 6000 मेगावाट तक पहुंच चुके हैं। लेकिन जहां तक 10,000 की बात है तो और संसाधन चाहिए। तो हमने अब जो प्रस्तावित बजट है हमारा वो 59,000 करोड़ है, क्योंकि उतने तक हम पहुंचेंगे तो हमारे सारे यूनिट चलेंगे। उसी पर सवाल हो रहा है ना कि इसका प्रावधान कहां से होगा? पावर में तो कम किया ना इन्होंने जी, ये 59,000 करोड़ की बात किए जा रहे हैं। 59,000 करोड़ टोटल बजट। पावर में तो इन्होंने बजट कम कर दिया है। पावर को आप बढ़ाएंगे कैसे, क्षमता कैसे बढ़ाएंगे? 5,000 करोड़ से ज्यादा का बजट है। संजीव, एक जो सवाल उठा रहे थे कि जो राजस्व जुटाया जाएगा, एक तो शराब से काफी राजस्व आता है, उस पर सवाल उठा रहे थे इंद्रजीत सिंह। एक दूसरा उनका ये कहना था कि ज़मीनी हकीकत, ठीक है आपने योजनाएं शुरू कर दी, लेकिन उनकी ज़मीनी हकीकत क्या है वो आप देख ही नहीं रहे हो। नहीं, देखिए, शराब से राजस्व बहुत ज़्यादा नहीं जुटाया जाता है। अगर आप आंकड़ों को देखें तो टोल टैक्स की भी बात कर रहे थे, उस पर काफी लोगों में राजस्व का जो गुस्सा बहुत है। बड़ा जो वो आता है वैट से। जैसे हरियाणा का राजस्व जो है पंजाब के मुकाबले बहुत ही अच्छा है कि हरियाणा शायद 20,000 करोड़ वैट कलेक्शन के आसपास है,
और शराब से क्या 2,500-3,000 करोड़ का इनकम होगा, बहुत ज़्यादा इनकम नहीं होगा। लेकिन हाँ ये है कि अगर आप भारतीय संविधान की बात करें तो उसमें तो मद निषेध की बात की गई है। लेकिन ये सिर्फ हरियाणा सरकार सिर्फ हरियाणा सरकार का नहीं कर सकते ना, बाकी तमाम राज्यों में भी शराब एक बहुत बड़ा एक रिसोर्स का साधन हो गया है कि शराब से पैसा कमाना। ये पिछड़े राज्यों में भी हो गया है, बिहार और बंगाल जैसे राज्यों में भी शराब से पैसे इकट्ठे करने की एक मतलब की परंपरा चल पड़ी है। जो राज्य पिछड़े थे, जो कभी मध्य एक्साइज पॉलिसी कुछ इस तरह से नहीं बनाते थे, लेकिन हरियाणा पंजाब पहले से था, तो उसमें हम नहीं कर सकते। लेकिन जो सरकार का जो बहुत बड़ा जो इनकम है वो वैट पे है कि आपका जो वैट का जो कलेक्शन क्या है। अब टोल टैक्स से जो आ रहा है तो राज्य सरकार का उसमें क्या जा रहा है, वो तो जो टोल जिसको ठेका दिया है उसको मेन लाभ हो रहा है। राज्य सरकार के अब राज्य सरकार के खाते में अगर 100 रुपये टोल की जगह 20 रुपये आ रहा है और 80 रुपये किसी प्राइवेट ठेकेदार के हाथ में जा रहा है, ये पूरे देश में हो रहा है। उसमें फिर हरियाणा को आप गाली मत दीजिए। पूरे देश में टोल के नाम पर जो पूरी लूट चल रही है, जो महाराष्ट्र में इतना बड़ा विरोध हुआ, वो क्यों हुआ भाई? 10 साल का आपका टोल में सारा 10 साल में सारा कुछ कलेक्ट भी हो गया, सारा कुछ खर्चा भी निकल गया, आपने 200-400% का मुनाफा भी ले लिया, और इसके लिए फिर आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी गाली मत दीजिए। ये टोटल एनडीए की सरकार की कार्यस्थानी थी। ये राजनाथ सिंह और बीसी खंडूरी की बनाई हुई योजना थी, और उस योजना के तहत पूरे देश में एक टोल माफिया को पैदा किया गया। इसको सिर्फ आप कांग्रेस को दोषी नहीं ठहरा सकते। और ये तो देखिए, वो तो यही तो बात होती है जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि ये दोनों जो है कॉर्पोरेट लॉबी को। आप ये बताइए कि भारत में नेशनल हाईवे को लेकर जो स्कीम लेके आया वो बीजेपी की सरकार लेके आई, बीसी खंडूरी की। उसी में ये प्लान था कि टोल हमने लेना है। अब वो टोल के नाम पे अब हर 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर के बाद आपने डंडा लेके 10 बंदे खड़े कर दिए, वो पैसे ले रहे हैं। और वो एनएचआई की जो टोल पॉलिसी है वो आप उठा के देख लीजिए, वो कांग्रेस सरकार ने नहीं बनाया है। कांग्रेस की सरकार ने कुछ अमेंडमेंट जरूर किए हैं। वो ओरिजिनली राजनाथ सिंह जब भूतल परिवहन मंत्री थे तब, और बीसी खंडूरी जब भूतल परिवहन मंत्री थे तब बना है। तो टोल को लेकर जो सारा कुछ है अब उसी के हिसाब से कई स्टेट वालों ने बना लिया। अब हरियाणा में टोल को लेकर गाली दे रहे हैं। पंजाब में अकाली दल भाजपा की सरकार है। आप यहाँ से होशियारपुर जाइए, 400 रुपए देने पड़ रहे हैं, वहां भी टोल के नाम पर लूट चल रही है। ये सब सरकारों में एक नेक्सस बना हुआ है टोल माफियाओं का। वो मंत्रियों के पास जाते हैं, चीफ मिनिस्टर के पास जाते हैं, उनका एक बहुत बड़ा नेक्सस है। एक सरकार को आप गाली देके क्या करेंगे? पड़ोस में उत्तरांचल में हो रहा है, शुरुआत कहीं से मैं कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश में हो रहा है। आप दिल्ली से मुजफ्फरनगर जाए, दिल्ली से मुजफ्फरनगर के बीच 250-300 रुपए का टोल लग रहा है। दिल्ली से मुरादाबाद 300-300 रुपए का टोल लग रहा है। वहां समाजवादी पार्टी की सरकार है। ये एक बहुत बड़ा माफिया है, और ये पूरे देश में इसके लेकर मतलब रोष भी है लोगों में। सरकारों को सोचना चाहिए कि आप ये क्या कर रहे हैं टोल के नाम पे। 10 बदमाश वहां पे शुरुआत तो आपने कर दी, लेकिन कांग्रेस ने भी सोचा नहीं, और कांग्रेस कोई भी सरकार नहीं सोच रही है। शुरुआत बीजेपी ने करी है और सरकार कोई नहीं सोच रही है कि किसी की सरकार है। देखिए, एक सही दिशा में कोई कदम उठाया जाए, बाद में उसके उस स्कीम को लेकर शोषण की अवस्था में अगर पहुंच जाए, वो कुछ सोच समझ के देखिए ना उस समय मेरे को मुझे अभी तक ऐसा कुछ भी एक भी कोई वाकया याद नहीं कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उस समय जो भी टोल थे बड़े रीजनेबल थे और किसी सड़क पर थे जो बहुत प्रमुख हाईवेज बन रहे थे। तो इसको गली गली कूचे कूचे तक पहुंचाना, जो टोल का जो कांग्रेस ने ये जो काम किया है, तो उससे मैं सहमत नहीं हूं। किंतु जो अगर एक्सप्रेसवेज बनते हैं या वो बड़े बड़े नेशनल हाईवेज को अपग्रेड किया जाता है, बहुत जो कैपिटल के साथ कनेक्टिविटी जिससे बढ़ती हो, तो उसके ऊपर अगर कोई अतिरिक्त खर्चा किया जाए, सरकार को कोई अतिरिक्त खर्चा करना पड़े, तो वो उन स्कीम्स के लिए बनाया था। किंतु अब कांग्रेस सरकार ने अगर हर गली में, हर मोड़ पे, हर चौक पे, हर चौराहे पे टोल लगा दिया, उसमें भाजपा क्या करेगी जी? क्या अब अभी आगे का कोई प्लान नहीं है? इतनी बड़ी बड़ी बातें आप कर रहे हैं कि अब हमारी सरकार आएगी तो हम ये करेंगे। अब इसमें इसके बारे में कोई घोषणा नहीं। देखिए, घोषणा क्यों नहीं, घोषणा हर एक फील्ड के अंदर होंगी, सब फील्डों के अंदर होंगी। आपने मुद्दा उठाया, इसके ऊपर भी हमारा क्या पता कोई रोड मैप बन रहा हो कि कैसे करना है। तो ये तो सरकार बनेगी तो सारी बातें आपके समक्ष आएंगी। जिस प्रकार से पीछे जब भाजपा ने 6 साल जिस प्रकार से सुशासन किया या बाकी स्टेट्स में कर रहा है, उस प्रकार का सुशासन पूरे भारत में आने वाला है। सीमा जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं तो मैम बिजली के बारे में ही बात करना चाहूँगी कि इन्होंने ये बोला कि हमारी 2005 से पहले 5000 मेगावाट बिजली उत्पादन हुआ करती थी। तो आप रिकॉर्ड देखिए जी, आज पूरे गांव में जहां भी चले जाओ तो यही बोलते हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल सरकार बिजली कहां से लाती थी। गांव में कभी 24 घंटे बिजली रहती थी, पूरी इंडस्ट्री बहुत अच्छे से बिजली जगह जगह पहुंचती थी। आज एक है, अगर एक बल्ब भी अगर पूरे गर्मियों में आ जाएंगे, आपके सामने दिखा देंगे कि पंचकुला जैसे शहर में भी इतने कट लगते हैं, कुछ कहने की हद नहीं। और बिजली के बिल उतने ही आते हैं। अगर एक गरीब एक बल्ब जला रहा है तो बिजली 24 घंटे नहीं मिल रही, बिजली का बिल उसका 3-3 हज़ार रुपये आ रहा है। अगर ट्रांसपोर्ट के लिए मैं अगर देखूं तो इन्होंने पहले ये 3298 हज़ार रुपये करोड़ बजट था,
अब इन्होंने कम करके 2942 कर दिया है। और सड़कों का आप ये हाल देख लें, मैं नारनौल की बात करूंगी, मतलब उधर क्षेत्र भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के क्षेत्र की अगर बात करें तो NH जो कि सेंटर की सरकार जहाँ से पैसा होता है वो तो खूब बड़े चमाचम कर रहे हैं, और रोड्स पूरी टोल लग रहा है पूरे, और इंटीरियर्स में अगर आप गांव के रास्ते से जाओ तो आप चल नहीं सकते थे, बड़े बड़े गड्ढे हैं कि सड़क वो लगती नहीं, ऐसे लगता है गड्ढों की सड़क है। मैं और ऊपर से इन्होंने बजट भी कम आप कर ये दिया। कह रहे हैं कि 294 कर दिया है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 1400 करोड़ बजट ओनली था जो हरियाणा का पूरा था, जो बढ़ के 29,000 करोड़ हो गया था। और अब हमने प्रस्तावित जो है, अब अगर आप अलग अलग डेटों पे आए तो मैं वो भी बताना चाहूंगा, जो पावर सेक्टर में जो इसका प्रपोज्ड अब हमने रखा है वो 5360 करोड़ सिर्फ पावर के लिए है, जहां की 1400 करोड़ टोटल था, वो 5300 करोड़ सिर्फ पावर के लिए। एक सेकंड, ये थोड़ा गलत फैक्ट्स को 5,000 करोड़ से ज्यादा है। नहीं, फिगर्स को एक सेकंड बिजली क्षेत्र थोड़ा ध्यान से देखिए। इनका लगभग 25 से 30% एक्सपेंडिचर रीपेमेंट ऑफ लोन्स एंड इंटरेस्ट के ऊपर है। 22-23 हजार करोड़ रुपया या 25,000 करोड़ रुपए के लगभग ये प्रति वर्ष लोन की रीपेमेंट और इंटरेस्ट में देने वाली है ये सरकार। अगर हमारा रेवेन्यू जनरेशन कहीं से कम हो गया थोड़ा सा भी, इस 25 करोड़ के अंदर कोई माफी नहीं है, इसके अंदर कोई परसेंटेज कट डाउन नहीं कर सकते आप। एक सेकंड मेरे को लेट मी कंप्लीट। लेट अस से अगर ये 59,000 करोड़ का बजट है, अगर 59,000 करोड़ की अगर 20,000 करोड़ या 15,000 करोड़ आय कम होती है तो आप यूं मानिए कि जो 25 वो और 15 ये, इसमें से 40,000 करोड़ तो साफ जाएगा। चर्चा का आखिरी चरण है। संजीव, आपको लगता है कि ये चुनावी बजट है और अब इसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है? नहीं, देखिए, अब चुनावी बजट तो मैं एक तुलना करना चाहता हूँ कि जब बजट अब घोषणा की डिलीवरी की भी बात होती है, मैं एक बात कर रहा हूँ कि मुफ्त दवाइयों की बहुत अच्छी बात करी है, ये निश्चित रूप से अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन हो तो किसी भी सरकार को फायदा होगा। गांव तक अगर आप मुफ्त दवाइयाँ, मुफ्त सर्जरी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में करते हैं, राजस्थान में इस प्रयोग को अशोक गहलोत ने जब किया तो उसका परिणाम उनके फेवर में नहीं गया। वहाँ शिकायतें आई कि डिलीवरी नहीं हो पाई, आपने पैसे तो रख दिए, पैसे खर्च भी हुए। अब वहाँ से कई जगह से शिकायतें आई कि क्वालिटी ऑफ जो मेडिसिन था, जो दवाइयों की जो गुणवत्ता थी वो इतनी कमज़ोर थी कि लोगों ने कहा कि यार ये सरकारी दवाई ना लो, प्राइवेट हॉस्पिटल से जाके कहीं वो ले लो। तो अब ये सब आप घोषणा कर देते हैं, लेकिन आप एक्चुअल पोजीशन में क्या, वो जनता के बीच क्या पहुंचता है, ये होता है मॉनिटरिंग सिस्टम आपका कितना स्ट्रांग है। नहीं, देखिए, ये फिर वही होता है ना कि आपके मॉनिटरिंग सिस्टम कितना बढ़िया है, ये देखने वाली। हरियाणा में क्या है, किस तरह से निगरानी, आपको क्या लगता है हरियाणा में निगरानी रखी जा पा रही है या नहीं? मैं उसका एक उदाहरण देता हूँ कि आपने कुंडली मानेसर की एक बहुत बड़ा एक्सप्रेसवे का प्लान किया। अब वो एक्सप्रेसवे अभी तक किस स्थिति में है आप देख रहे हैं। उसके बाद आपने आज एक बजट में शायद एक नया एक्सप्रेसवे फरीदाबाद की तरफ कहीं, मतलब कि दिल्ली के आसपास का नया एक्सप्रेसवे का ऐलान किया है। तो बात यह है कि जो आपकी जो योजनाएं पहले घोषित की, उसका मॉनिटरिंग कैसा रहा, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा रहा। और वो अब जैसे मेडिकल कॉलेज का आपने घोषणा की, बहुत अच्छा है। अगर मेडिकल कॉलेज खुलेगा तो ये निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये है कि वो कितना इम्प्लीमेंट हो पाता है, कितने समय में पूरा हो पाता है, और उसके बाद आपके पास डॉक्टर्स अच्छे मिलते हैं कि नहीं, है प्रॉब्लम ये भी आ जाता है कि आप मेडिकल कॉलेज आप खोल रहे हैं। अब चंडीगढ़ में मेडिकल कॉलेज खोल दीजिएगा तो उससे जींद का किसी व्यक्ति को कोई लाभ नहीं मिलेगा, या पंचकुला में। ये आप किसी रूरल बेल्ट में अगर कोई मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं तो वहाँ दूसरी प्रॉब्लम आती है कि वहाँ पे आपको ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे, अच्छे डॉक्टर्स नहीं मिलेंगे। तो ये सारी कई प्रॉब्लम्स आती है, उस पर सरकार कितना तरीके से मॉनिटरिंग करती है। हालांकि ये आप मान के चलिए कि जो हरियाणा का जो गवर्नेंस है वो पंजाब से बेहतर है। हरियाणा की ब्यूरोक्रेसी भी पंजाब से बहुत अच्छा काम करती है, और हरियाणा के ब्यूरोक्रेसी का एक बहुत बड़ा योगदान आप इस चीज़ को मान के चलिए। आपको गवर्नेंस लेवल सेक्रेटरिएट के, आप दोनों एक ही बिल्डिंग में दोनों के सेक्रेटरिएट है, और अगर आप जाइएगा तो आपको पता चल जाएगा कि पंजाब किस तरह से गवर्न हो रहा है और हरियाणा किस तरह से गवर्न हो रहा है। हरियाणा में कहीं ना कहीं, चाहे तमाम घोटालों का आरोप सरकारों पर लगे, चाहे चौटाला साहब पे लग गया, चाहे हुड्डा साहब पे लग गया, कहीं ना कहीं गवर्नेंस दिखता है। वो पंजाब में प्रशासनिक व्यवस्था काफ़ी चुस्त दुरुस्त है आसपास के राज्यों के मुकाबले, उत्तर प्रदेश के मुकाबले, पंजाब के मुकाबले प्रशासनिक व्यवस्था हरियाणा का चुस्त दुरुस्त है, और इसका लाभ हरियाणा को मिलता है। सिर्फ आप ये नहीं कहिए कि नेताजी ने ये कर दिया, सिर्फ अकेला ये ना कहिए कि सिर्फ चौटाला साहब ने ये कर दिया, या सिर्फ ये ना कहिए कि सिर्फ इन्होंने हुड्डा साहब ने कर दिया। कहीं ना कहीं एक पूरा सिस्टम इस ढंग से शुरू से बन गया। आफ्टर पार्टीशन जो 1966 के बाद जब हरियाणा बना तो शुरू से एक ऐसा सिस्टम बना कि एक बढ़िया गवर्नेंस स्टेट के अंदर रहा, और उसमें ब्यूरोक्रेसी का भी रोल को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। पर निगरानी की जो व्यवस्था का अब यही चीज देखने वाली बात होगी, तो जो वो कैसी है। अब देखिए, अब निगरानी वही निगरानी की व्यवस्था है कि बाद में पता चलेगा, जब चुनाव भी विधानसभा जब आ जाएगा तब पता चलेगा कि ये जो मुफ्त दवाइयाँ हैं, ये मेडिकल कॉलेज की घोषणा है,
ये जो आपके कॉलेजेस की घोषणा है, आप जो तमाम इतने 5,000 करोड़ रुपया कह रहे हैं कि हमने इतना बिजली कर दिया, हमने इस फील्ड में इतना पैसा दे दिया, अब वो जनता अगर वोट देती है तब तो लगेगा कि इम्प्लीमेंट हो गया। अब अगर जनता वोट नहीं देती है तो फिर इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है? विशाल जी, लगता है कि जो इस बजट का फायदा कांग्रेस को मिल सकता है? देखिए, बजट का फायदा फूदा कोई कांग्रेस को मिलने वाला नहीं है। जब भी देखिए, आज जनता बहुत सियानी है। आज से 9 वर्ष या 10 वर्ष पहले जब ये सरकार आई थी, इन्होंने तब से लेकर अब तक जनता का भला करने का आज तक नहीं सोचा। तो जब 9 वर्षों में नहीं सोचा तो इस आखिरी वर्ष में, जिसमें कुछ कर भी नहीं सकते, मैंने पहले भी कहा है, इनको अनुमति नहीं मिलेगी, कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने वाले हैं, तो जनता सबको सब पता है कि कब क्या क्यों किस लिए घोषणा हो रही है। फिर भी दूसरी बार सत्ता में आ गई थी। दूसरी बार सत्ता में आ गई थी, चलो वो ठीक है। आखिर में आपके पास ही आऊंगी जी। नहीं, वो सत्ता में आ गई थी, पर सत्ता में आकर क्या उन्होंने अपना राजधर्म निभाया? क्या उन्होंने लोगों के आंसू पहुंचे? क्या उन्होंने गरीबों के घर चूल्हा जलाया? क्या गरीबों के घर दीपक जलाया? प्रश्न इस बात का है। सत्ता में आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको लगता है कि इस बजट का फायदा इस बार चुनाव में कांग्रेस को मिल सकता है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं मिल सकता जी। ये क्योंकि आखिरी का बजट है, जैसे कि सेठ साहब ने बोला है कि आचार संहिता लग जाएगी। अगर आज ज़मीनी हकीकत देखेंगे, इन्होंने जो प्लॉट शामलाट ज़मीन पर गरीबों को देने की घोषणा की थी, आज अगर जाके गांव में देखो उनको मकान नहीं मिल रहे, मतलब उनको बिल्कुल मकान नहीं मिल रहे। अगर और किसी मामले का किसी भी आप एरिया में देखो, अगर आप इन्होंने ये कहा कि फ्री इलाज हम हॉस्पिटल में करेंगे। मेरे पास एक ऐसा प्रूफ है कि एक लड़की का ऑपरेशन होना था गॉल ब्लैडर का, वो बेचारी फ्री के चक्कर में हॉस्पिटल में चक्कर काटती रही, आखिर में जाके आगे डेट पे डेट, मतलब वो मॉनिटरिंग सिस्टम बिल्कुल नहीं है। अनाउंसमेंट हो जाती है, मॉनिटरिंग बिल्कुल नहीं है, आखिर जाके उसका प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके हमने ऑपरेशन किया, क्योंकि तकलीफ लड़की को इतनी थी। और रही दवाइयों की बात, दवाइयों पर वो अगर जाते हैं तो डॉक्टर्स वो उनको दवाई प्राइवेट ये कहते हैं कि ये दवाई यहाँ पे नहीं है, तो दवाई अगर वहाँ पे नहीं है तो लिख क्यों रहे हैं? वो जाके फिर गरीब जाके केमिस्ट की दुकान से खोल ले रहा दवाई। चर्चा को खत्म करने का वक्त हो गया। केवल जी, बड़ा सवाल जो ये उठ रहा है कि ठीक है, आप योजनाओं का ऐलान कर देते, एक तो योजनाएं क्या अमल में लाई जाएंगी, और दूसरा उन पर जब वो शुरू हो जाती हैं उन पर निगरानी रखने की क्या व्यवस्था होगी? देखिए, हमने अभी तक 9 सालों में जितने प्रोजेक्ट हमने लाए थे उतने हमने इम्प्लीमेंट किए हैं, और हम आगे भी सारे जितने प्रोजेक्ट जो हमने अभी मेडिकल कॉलेजेस की बात करी, या जो हमने यूनिवर्सिटीज़ की बात करी, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की बात करी, हमने जितने ऐलान किए हैं हम वो पूरे करेंगे। और तीसरी बार हम मुख्यमंत्री जो है हरियाणा में दोबारा से सरकार बनाएंगे, और ये सारे ऐलान हम नेक्स्ट सरकार में फिर दोबारा आगे बढ़ते हुए पूरे करेंगे। और ये जो बजट हमने अभी इस समय प्रस्तावित रखा है, ये इसी के ऊपर सारे काम करते रहेंगे। और ये हमारा जो तीसरी पारी की जो शुरुआत है वो आज के बजट में बताई गई है, और ये आगे हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। चलिए, यहाँ कांग्रेस भी पूरी तरह से उम्मीद में है कि वो तीसरी बार सत्ता में आएगी। संजीव, नहीं, देखिए, उम्मीद तो रखनी चाहिए अगर इतनी घोषणा करिए, लेकिन बात यह है कि 2009 में जब विधानसभा 2010 में चुनाव हुए थे तो 2005 से लेकर 10 तक के जो सारी उपलब्धियां सरकार ने बताई थी, तो इनकी सीटें घट के 70 से 68 से 44। विधानसभा, लोकसभा में तो 9 सीटें ले गए थे ये। हाँ, और उसके बाद ही 4 महीने बाद जब विधानसभा हुआ तो जनता इनके परफॉर्मेंस से बहुत प्रसन्न नहीं थी, और इनको सीटों की संख्या सिर्फ 40 रह गई थी, 44 भी नहीं 40 रह गई थी, मैं गलत बोल गया। तो अब ये है कि हो सकता है कि ये कोई 35,000 करोड़ रुपया कोई कमाल दिखा जाए। हाँ, कोई चमत्कार, लेकिन चमत्कार ही कर सकते हैं। वैसे तो देखिए 2010 की जो परफॉर्मेंस है, उस परफॉर्मेंस के हिसाब से तो इनका लाभ सिर्फ यही है कि जो मुख्य विपक्षी दल के जो नेता हैं फिलहाल जेल में हैं, तो उसका कुछ लाभ लेने की कोशिश करें, तो अगर वो जमानत पे बाहर आ गए तो फिर बड़ी मुश्किल आएगी इनके लिए। चलिए, इस पर भी हम आगे चर्चा करते रहेंगे क्योंकि चुनाव सर पर है। शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आज के प्राइम डिबेट में इतना है, इजाजत दीजिए, नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।